नमस्कार, मैं हूं मन ग्रोवर और आप देख रहे हैं सफलकहानी.com। आज मैं हूं राजस्थान के आखिरी छोर पर, शहर का नाम है गंगानगर और एक खास काम से आज यहाँ आया हूं, एक खास व्यक्तित्व से आपको मिलवाने आया हूं और आपकी जो इंस्पिरेशन है, आपकी जो मोटिवेशन है, मैं आज उसको बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ाने आया हूँ। मैं आज इनसे मिलने आया हूँ। उनका नाम है शिशपाल लिम्बा और निशा लिम्बा, जो उनकी वाइफ है। इन दोनों से पैरालंपिक में 25 के आसपास मेडल्स स्टेट और नेशनल लेवल पे और अब इंटरनेशनल ओलंपिक्स की ये लोग तैयारी कर रहे हैं। एंड अपने आप में वो मोटिवेशन है, 25 सालों का वो संघर्ष है, जिन्हें आज आप सुनेंगे या मेरे साथ इंटरव्यू देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम जैसे लोग कुछ भी नहीं है, हमें बहुत बेहतर करने की ज़रूरत है। शिशपाल जी मेरा इंतजार कर रहे थे। हेलो शिशपाल जी, कैसे हैं आप? निशा मैडम, बहुत बहुत प्रणाम। आज मैं लगभग 400 किलोमीटर से आप लोगों से मिलने आया हूँ सिर्फ इस इंटरव्यू के लिए, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिल जाए, ताकि मैं जब मेरे को ऐसे कभी कभी लगता है कि थक गए हैं या परेशान हो रहे हैं तो आप जैसे लोगों वाला इंटरव्यू वापस देख लूँ। और कैसे हैं सर? एकदम फर्स्ट क्लास। बढ़िया है और आपका बहुत बहुत आभार है कि आप इतने दूर से आए हो और आप जैसों से हमें हौसला मिलता है। हम जिस उपलब्धि हासिल करते हैं उसमें हमारे अकेलों का कोई रोल नहीं है, आपके हौसले से ही हम आगे बढ़ते हैं। आपका पुनः एक बार धन्यवाद, बहुत बहुत दिल से। एंड फाइनली जिस वक्त का मैं पिछले 2 साल से इंतजार कर रहा था शिशपाल जी, अभी मैं मेरी ऑडियंस को यही बता रहा था कि 2 साल से मैं सोच रहा था आपके साथ मिलूंगा, बातचीत करूंगा और फाइनली हम यहाँ पर बैठे हैं। सफल कहानी ने वो माध्यम दिया है, तो इंटरव्यू के लिए रेडी आप लोग? शुरू करें? बिल्कुल, एकदम बिल्कुल। हाँ जी सर। और बहुत सामान्य बातचीत वाला इंटरव्यू है हमारा, बहुत सीरियस बातें हम नहीं करते हैं, बस आज आपको जानना चाहते हैं, मैडम को जानना चाहते हैं और ये सिलसिला शुरू कैसे हुआ। मतलब सबसे पहले मुझे बताओ ना कि शिशपाल लिम्बा कौन है? मतलब दुनिया अगर एक लाइन में आपको जानना चाहे तो शिशपाल लिम्बा कौन है? हाँ जी, शिशपाल लिम्बा तो मैं ही हूँ। बट फिर मतलब एक प्लेयर है, एक व्यक्तित्व है जी। अब हालांकि जिस हिसाब से हम कर रहे हैं तो एक प्लेयर भी है, इसके अलावा मैं यूट्यूबर भी हूँ जी और सोशल एक्टिविटी में भी मैं रखता हूँ। तो मैं ये पूरे दावे के साथ तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन कभी कभी फीलिंग आती है कि एक मल्टी टैलेंटेड वाला वो वर्क कर रहा हूँ। यानी आप कभी नहीं कह सकते हो, बट मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मल्टी टैलेंटेड हो। हमारा दावा काम कर जाएगा। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? मतलब आपका जन्म यहीं गंगानगर का है? हाँ सर, मेरा जन्म श्री गंगानगर जिले में ही है। मेरा गाँव है बीरमाणा, सूरतगढ़ तहसील के अंदर। अच्छा, वहीं मेरा जन्म हुआ है। 1995 में? हाँ जी। अच्छा हाँ जी। और फिर कहानी कैसे, क्या स्कूलिंग, आपकी शिक्षा? और शुरुआत में तो देखो जैसे जिस तरीके से मेरे मम्मी पापा बताते हैं, 3-4 साल तक तो पता ही नहीं चला था कि मेरी हाइट है वो छोटी है। अच्छा, क्योंकि वो सामान्य ग्रोथ में चल रही होगी चीज़ें। हालांकि ये भी कह सकते हैं कि वो ग्रामीण परिवेश से हैं और अनपढ़ है मेरे मम्मी पापा दोनों। तो हो सकता है उन्होंने अगर थोड़े बहुत अगर पता भी चला है तो उन्होंने वो पहचान नहीं पाए। अच्छा, तो ये बोनापन के लक्षण है क्या। लेकिन 5-6 साल के बाद में पता चलने लग गया कि ये नॉर्मल बच्चों से है, वो थोड़ा कम रहेगा, हाइट में छोटा रहेगा। अच्छा। पाँव में भी बैंड आने लग गए थे, तो धीरे धीरे फिर पता चल गया था उनको। यानी 5-6 साल के बाद में पता चला था कि ये नॉर्मल बच्चों से अलग है। 5-6 साल तक पता। अच्छा, उसके बाद आपको ये समझ कब विकसित हुई थी? मेरे मतलब उस टाइम तो बच्चे को नहीं अंदाजा होता, लेकिन एक वक्त आया होगा ना जब आपको लगा होगा कि यार ये मेरे साथ क्या हो रहा है। हाँ, मेरे को जब छोटा था, जब एक सामान्य बच्चा होता है 6 या 7 साल की उम्र होता है, उसको समझ होती है। हाँ। न वो विकसित होता है ज़्यादा, न कम, यानी नॉर्मल समझ होती है। उसको ये पता चलता है कि मेरे साथ में कैसा व्यवहार किया जा रहा है। तो जैसे मेरे साथ में ऐसा हुआ है, जब मैं शुरुआती दौर में होता था तो और बच्चे, सामान्य बच्चे हैं, वो मेरे साथ में सही से नहीं खेलते थे या मेरे साथ में चलते थे, तो ये मेरी तो चाल, मैं मेरे तरीके से वो उनको कैसे पहुंच पाऊंगा। वो खेलते नहीं थे। घर वाले या परिवार वाले या गांव वाले भी अलग व्यवहार करते थे, ज़्यादा शरारत करते। तो आजकल बच्चे सभी शरारती होते हैं। उस टाइम हम हो सकता है अलग टाइप की थी, तो अगर कोई गलती हो जाती तो ज़्यादा मुझे सुनने को पड़ता। वो एक कहावत बनी हुई है, राजस्थानी में बोल दो चाहे किसी के क्या, लुल्ला लंगड़े की एक रग ज़्यादा हुआ है, वो बात सुननी पड़ती। तब मुझे ऐसा महसूस होता कि ऐसा मेरे में क्या है कि मैं इनसे डिफरेंट हूँ। शरारत मेरे सामने ये सामान्य बच्चा भी वैसी कर रहा है, वो भी उछल कूद वैसी कर रहा है, फिर सुनने को मेरे के लिए ऐसे शब्द क्यों बने हैं। तो उस टाइम फीलिंग थोड़ी अलग होती थी कि ऐसा क्यों ज़्यादा होता होगा। और कई बार मन में रोता भी था, अलग बैठ के ऐसे पूरा।
और ये होता था कि नहीं, भगवान इससे अच्छा तो मुझे मर जाना चाहिए, इस धरती पे क्या है मेरे लिए, कुछ है ही नहीं। जब मेरे लिए सामान्य जीवन ही नहीं है, दूसरे बच्चे मेरे साथ नहीं खेल रहे हैं, स्कूल के टीचर है वो मेरे साथ में सामान्य बच्चों का व्यवहार नहीं करते हैं, तो अलग तरीके की उस टाइम फीलिंग थी। ये फीलिंग उस टाइम तक थी जब तक मैं मैच्योर नहीं हुआ था, यानी समझ नहीं पकड़ी थी। और जब मैंने समझ पकड़ ली थी तब मेरे मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, और ये मेरे लिए पॉजिटिविटी की बात है, सकारात्मक है, कि उसके बाद मैंने सोचा कि मुझे ईश्वर ने एक यूनिक बनाया है, सबसे हटकर बनाया है, और मुझे इस बात का गर्व होना चाहिए कि मैं भीड़ में नहीं हूँ, भीड़ से अलग हूँ। तो उसके बाद में मैं कभी निराश नहीं हुआ जीवन में। ऑब्वियसली वो बात है ना, जहाँ 1000 लोग भी खड़े होंगे वहाँ लिम्बा साहब तो अलग दिखेंगे दिखेंगे। वही बात है सर कि हम कुंभ का मेला है उसमें भी हम पहचान में आ जाएंगे। वो मेरे लिए एक थ्योरी की साबित हुई, और उसी के बाद में मैं कभी निराश नहीं हुआ जीवन में। अरे वाह, तो ये कब का वक्त है? 2010 ये वक्त है, मैंने जब 2008 के अंदर 8वीं क्लास पास की थी। अच्छा। और मैं मेरे गांव के अंदर टॉपर भी रहा था, और न्यूज़ वगैरह में भी नाम आए थे। उसके बाद में मेरे ये महसूस किया था कि हाँ अब मैं यानी कहने का मतलब मैं पढ़ाई के अंदर भी ठीक था, औसत था, और मेरिट में भी आया था, तो लगने लगा कि हाँ मैं सामान्य बच्चों के बराबर वर्क कर रहा हूँ। और ठीक है मेरा शरीर ऐसा है, ईश्वर की लीला है जो भी है, ये जो बोनापन है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं सामान्य बच्चों के साथ में हर वो जो वर्क कर रहे हैं वो मैं कर सकता हूँ। तो मैं तो वो जो कर रहे हैं अगर मैं आधा करूँगा तो भी इस भीड़ से अलग हो। बिल्कुल। तो अपने आप को मैंने वहाँ से यूनिक मान लिया। बिल्कुल। और फिर गंगानगर कब शिफ्ट हुए आप? गंगानगर में मैं शिफ्ट इसके लिए तो अलग अलग है। जैसे मैं ग्रामीण परिवेश से हूँ, चक बोलते हैं, बीरवाना के इच्छा DW में। तो मेरे मम्मी पापा वो यानी लोगों की हंसे ठेके पे ज़मीन भी बातें हैं, कभी किसी ढाणी में जाके रहना पड़ता। अच्छा। कभी किसी में, तो ये मेरे लिए थोड़ा अलग हो जाता। अलग लिए हो जाता कि जब स्कूल था वो 3-4 किलोमीटर दूर होता है, मेरे लिए वो कठिन है। तो मेरे पापा है तो शुरुआत में तो उन्होंने मेरे को यानी खुद छोड़ के आते थे मेरे को। अच्छा। कंधे के ऊपर बिठा के और छोड़ के आते, लेकिन वो सिलसिला अगर वो मेरे को ऐसा डेली करेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या, वो काम कैसे करेंगे। तब उन्होंने मेरे कभी 1 साल के लिए बुआ के पास छोड़ा, कभी 2004 के अंदर मैंने 4th क्लास है वो यहाँ बाल विद्या मनोहर स्कूल है, वहाँ से मैंने पढ़ाई की थी, और यहाँ उस टाइम में फ्री हॉस्टल था, तो उसके अंदर वो मेरे को छोड़ के गए थे। अच्छा। लेकिन मेरे पापा को ये पता नहीं था कि स्कूल की दूरी और हॉस्टल की दूरी इतनी है कि मेरे बच्चे को परेशानी होगी। कम से कम 3 किलोमीटर की दूरी थी, और वो 1 साल मैंने बहुत मुश्किल से निकाला था। मतलब संघर्ष से दोस्ती तो आपने कर ही ली थी बचपन से ही। हाँ, तो इस तरीके से मेरी 8वीं तक की तो पढ़ाई हो गई, वो जैसे तैसे करके, कभी रिश्तेदारों के कदिया कभी। उसके बाद के अंदर मैंने 9वीं 10वीं लालगढ़ के अंदर राजकीय छात्रावास है वहाँ रहकर की थी। वहाँ मैं 2 साल ही टॉपर था स्कूल के अंदर। उसके बाद में मैं पीछे मुड़ के कभी ये नहीं सोचा कि मैं दिव्यांग हूँ। 9वीं 10वीं के बाद में, और 10वीं क्लास के अंदर मैंने अपना ध्येय भी बना लिया था कि मैं सिविल लाइन में जाऊंगा, सिविल सर्विस की तैयारी करूंगा। अच्छा। क्योंकि मैं आरती जी डोगरा से उस समय काफ़ी प्रभावित हुआ था, और वो हमारी हाइट के ही है और IAS अधिकारी थे, तो मुझे इस चीज़ की समझ हो गई थी कि मुझे किस फील्ड में जाना है। तो उसके बाद में मैंने 11वीं 12वीं में वापस से गाँव में से की, और बाद में मेरी BA और MA दोनों है यही गवर्नमेंट कॉलेज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से हुई है। UPSC का एग्जाम दिया था आपने? हाँ, मैंने UPSC दिया था। 2014 से लेके 15 तक मैं भाटिया आश्रम के अंदर सूरतगढ़ के अंदर रहकर, बहुत नाम है भाटिया सर। हाँ, भाटिया सर के पास में मैंने RAS की तैयारी की थी, और सर के सानिध्य में रहा था उनके हॉस्टल में। और उन्हीं के आज ये जो अपने को देख रहे हैं ये संस्कार उन्हीं के दिए हुए हैं। यानी बचपन में कोई टाइम में मैं बहुत शरारती था, और आज जो भी संस्कार है कमाल के व्यक्तित्व हैं सर वो भी। बिल्कुल, बहुत मजा आता है। और मैडम आपकी जर्नी कैसी रही? आप दिल्ली से है ना? हाँ, ये दिल्ली से है। जैसे मैं 2015 के बाद में क्या UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली चला गया था। अच्छा। तो वहाँ पे मेरी मनीष जी सिसोदिया जी ने और केजरीवाल जी ने मेरा UPSC की तैयारी के लिए वहाँ एकेडमिक ज्वाइन करवाई थी। तो वहाँ लगभग 1.5 साल मैंने तैयारी की थी। अच्छा। लेकिन वो ट्रैक मुझे इसलिए छोड़ना पड़ा कि मेरे हाथ छोटा है, और पेन तो मैं पकड़ सकता हूँ, ग्रिप नहीं बनती है। अब ग्रिप नहीं बनती है तो आपको पता है कि RAS हो चाहे IAS हो, मुख्य परीक्षा के अंदर लिखना पड़ता है। लिखना तो पड़ेगा, तो वो लिखना पड़ता है। तो मैंने 2017 वाला मेंस दिया था। अच्छा। UPSC का, तो उसके अंदर मैं पास नहीं हुआ क्योंकि लिख नहीं पाता हूँ ज़्यादा, तो वो पूरा पेपर नहीं हो पा पूरा पेपर नहीं हो पा रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ट्रैक चेंज किया। उसी दौरान मेरा एक फ्रेंड है जो इनके परिवार को भी अच्छे से जानता था और मुझे भी जानता था, उन्होंने ये रिश्ता करवाया था। अरे वाह, मतलब कुल मिला के मुद्दा ये था कि वहाँ नहीं लिख पा रहे थे तो फ्रेंड्स ने कहा अब जीवन की दास्तान लिख लो तो बेस्ट चीज़ें रहेगी। यशपाल जी, एक बात मुझे जाननी है, मतलब अच्छे लोग
खूब पढ़ने वाले, खूब समृद्ध चीज़ें, उनके साथ जब ऐसी कोई चीज़ हो जाए, मतलब आप सोचो आप 2 साल तैयारी कर रहे हो और उसके बाद आपको एकदम से रियलाइज़ होता है कि मेरे लिखने की वजह से मैं एग्ज़ाम नहीं दे पाऊँगा, लोग चले जाते हैं, कोई डिप्रेशन की तरफ जाता है, कोई सोचता है मैं सब कुछ छोड़ दूं, और आप उसके बाद दोबारा से फिर उठ के कि नहीं अब अपन नई स्पोर्ट्स ढूंढते हैं और चीज़ें ढूंढते हैं, ये मोटिवेशन कहाँ से लेके आते हो बॉस? ये आपकी बात बिल्कुल जायज़ है। जब हम शुरुआत के अंदर अपना एक सपना बना लेते हैं कि हमें इस फील्ड में जाना है, और जब उसके अंदर हम निराशा मिलती है या बीच रास्ते से वापस लौटना पड़ता है, तो एक कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, बहुत मुश्किल हो जाता है वापस से रिस्टार्ट करना। तो ये दौर हालांकि मेरे साथ में भी आ सकता था, लेकिन मेरे पास में एक ऑप्शन था। अच्छा। ऑप्शन ये था कि जब मैं तैयारी कर रहा था तो मेरा एक फ्रेंड है, यहीं मेरे साथ में था, क्लासमेट था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के अंदर ही, तो उसका एक हाथ यहाँ से नहीं है, वो स्विमिंग करता है और नेशनल प्लेयर है। अच्छा। तो उसने मेरे को, जब मैं एमए कर रहा था और दिल्ली रह रहा था, तो उसने मेरे को बोला था कि अपने दिव्यांगों के अलग से गेम होते हैं जी। तो मैंने उसकी बात ये कह के शुरू में तो टाल दी कि यार अपने गेम होते हैं तो अपने, मैं तो कभी गेम खेला ही नहीं हूँ, मैं कैसे कर सकता हूँ। तो अच्छा। इस यानी ऐसा करते करते मैंने 1-2 साल तो ऐसे टाल दिए। और उधर से जैसे मैंने 2017 में यूपीएससी दिया और वो निराशा लगी और बोर्ड ने भी बोल दिया कि हम आपको हेल्पर नहीं देंगे, तब मैंने सिर्फ ट्राई के लिए चुना था कि उसको फ़ोन किया गुरजंट को कि इस बार जब गेम हो तो मुझे बताना। अच्छा। तब तक तो शादी हो गई थी और तो बताना कि इस बार मैं। बीच फिर बैलेंस कैसे चल रहा था? बैलेंस खर्चे और ये सब चीज़ें, क्योंकि मेरे आप कितना भी कर लीजिए, मॉनिटरी एक बहुत बड़ी चीज़ है। हाँ, ये बात आपकी जायज़ है। उस समय तो मेरा, जैसे मैं वापस आ गया था दिल्ली से, तो मेरा छोटा भाई है वो बीकानेर रहते हैं। अच्छा। तो मैं फिर गांव की बजाय मैंने भी बीकानेर वो चुन लिया भी। अच्छा। बीकानेर में मैंने रह के साथ में तो मेरी पढ़ाई कंटिन्यू रखी, वहाँ से मेरी बीएड चल रही थी, और तो भाई के पास में रहता था। तो वहाँ फिर बाद में लगभग ये तैयारी छोड़े और जो गेम में आई, इसके बीच में मुश्किल से 7-8 महीने का वक्त था। अच्छा। जिसमें हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया था, ब्रेक बोल सकते हैं, या पढ़ाई तो चल ही रही थी, लेकिन ये सोच समझ से बाहर था कि अब करना क्या होगा। लेकिन बाद में ये गेम में आए तो उन्होंने बोला कि इस बार गेम होगी तो मेरे को बताना। अच्छा। तो हम पहली बार उदयपुर खेलने गए थे दिसंबर 2017 में। अच्छा। और पहली बार गए तो उसने मुझे इतना ही बोला कि दिसंबर में गेम है। तो मैंने बोला करना क्या होगा? तो बोले कुछ नहीं, वहाँ भाग लेना, तेरे से तो भागा नहीं जाएगा, क्योंकि इनसे और मेरी बॉडी में अंतर है, ये एकदम फिट है, और इन ये भाभी जी तो क्या दौड़ लेंगे, तू ना गोला फेंक लेना, ये कर लेना। तो मैं गोला कैसे फेंकें? तो बोले 5-6 किलो होगा। तो हमने शुरुआत के अंदर, हमें कोच वगैरह का कोई गाइडेंस नहीं थी, पता ही नहीं था कुछ नहीं था, बीकानेर रहते थे। तो ईंट होती है उसके 2 हिस्से करके, और हमने शुरुआत के अंदर ऐसे ही फेंक के देखा था। हमें टेक्निक भी पता नहीं थी कि डिस्कस थ्रो और शॉट पुट कैसे फेंकते हैं। अच्छा। ऐसे नॉर्मल फेंक के देखा कि हम ये इतने वजन का कितनी दूर फेंक सकते हैं। तो वो फेंक के गए, और एक दिन की तो इतना वाक़या हुआ कि हम सुबह सुबह जा रहे थे, क्यों भाई तो अपने काम से करते हैं, तो वो तो हमारे साथ जा नहीं सकते हैं। तो हम दोनों जा रहे थे कि हमारे पीछे कुत्ते पड़ गए, तो ये तो भाग गई। अब मैं उसके ऐसे ही, मैं को रुक, तू कहाँ भाग रही है, ऐसे करते की बात है। हाँ, बीकानेर की बात। तो वो कुत्ते तो जैसे, हालांकि वो भी अपनी जगह सही है, एक तो नॉर्मल इंसान जाता है, एक जब हम होते हैं तो उनको भी आश्चर्य होता है, और जानवर भी इस चीज़ में फ़र्क समझते हैं। तो उन्होंने हमें भोंकना शुरू किया, तो हम आपस में बात करने लगे, भी लोग कोच तो मिल गया, ये हमें दौड़ा रहे हैं। अरे वाह। हाँ, अच्छा, आप भाग गई थी वहाँ से? हाँ, ये भागने लगे, मैं कोच तो हमें मिल गया ही है, दौड़ा रहे हैं, ठीक है, हम कोच के प्रबंध हो गया हम। तो कहने का मतलब है हमने वहाँ भी निराश नहीं हुए, हम अपना प्रयास है वो जारी रखा। तो फिर हम 2000 जब खेलने गए, पहली बार में इन्होंने 100 मीटर 200 मीटर के अंदर, और मैंने डिस्कस थ्रो, शॉट पुट और जेवलिन के अंदर है वो 5 मेडल लेके आए थे, वो भी गोल्ड। 5 गोल्ड लेके आए। क्या बात है। हाँ, सर जी, क्या बात है। 5 गोल्ड पहली बार में। पहली बार में, और वो भी बिना तैयारी के। तो उसके बाद में हमें हौसला हुआ कि हम वो इसके अंदर कुछ कर सकते हैं, और हमारे लिए अच्छा प्लेटफॉर्म है। उसके बाद में वहाँ जब हम गए तो हमें और भी बहुत सारे खिलाड़ी मिले, हमसे भी उनकी स्थिति थी वो और ज़्यादा भयावह थी, मतलब वो चलने में भी असमर्थ थे, ब्लाइंड भी थे, व्हीलचेयर यूज़ करते थे, तो उनसे भी हम ठीक थे। तो हमें लगा कि ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, वहाँ जाके और मोटिवेशन आएगी, ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। और वहाँ फिर आर डी सिंह जी हमें मिले, महावीर सैनी जी हमें मिले, जो कि एक
एक ओलंपियन के कोच है जी। अब RD सिंह जी है, हनुमानगढ़ से है ये देवेंद्र झांझड़िया जी को इन्होंने तैयार किया था। इनके कोच है सुंदर गुर्जर सिंह, उनके कोच है महावीर जी सैनी जो सूरतगढ़ से। इन्होंने हमें और उत्साहित किया कि हाँ आप अच्छा कर सकते हो। तो उसके बाद में हमने स्पोर्ट्स के अंदर पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। फिर ट्रेनिंग शुरू की प्रॉपर? फिर ट्रेनिंग धीरे धीरे शुरू की। रामावतार जी सेन है जो कि पंजाब नेशनल बैंक कोलायत के अंदर हेड कैशियर है। वो सिर्फ बच्चों को ही तैयारी करवाते हैं और दिव्यांग बच्चों को स्पेशल निःशुल्क कोचिंग करवाते हैं। अच्छा। और आज तक सर उन्होंने अपनी सर्विस के अंदर 4 प्रमोशन आ गए उनके, फिर भी उन्होंने अभी तक प्रमोशन नहीं लिया, इस वजह से कि अगर प्रमोशन लूंगा तो मेरी ये जगह छूट जाएगी, अगर ये जगह छूट जाएगी तो बच्चों का क्या होगा। इस वजह से वहीं तैयारी करवा रहे हैं। यानी कपिल धरा पे एक वो संत जीते जागते हैं आज के टाइम। मैं तो ये कहूँगा कि आप रहते बहुत अच्छी जगह है, ऐसे लोग आपके आसपास हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं। हाँ, यानी हमें इन्वायरमेंट अच्छा मिला। और बाद में जब अब चंडीगढ़ हरियाणा में खेलने गए नेशनल, उस समय निशा 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। आप प्रेग्नेंट ही खेलने गए थे? ये 5 महीने से प्रेग्नेंट थी और डॉक्टर ने हमें, यानी डॉक्टर ने गारंटी नहीं ली थी। वो बोल रहे थे कि आप रिस्क है आपकी। अच्छा। आप मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप जाओगे तो। हाँ। अच्छा। तो फिर हम रिस्क लेके गए थे कि देखा जाएगा क्या होगा, ईश्वर जो करेगा अच्छा ही करेगा। हम वो रिस्क कैसे लिया गया? मतलब ये बहुत मेरे लिए बहुत सीरियस बात हो जाती है ये। तो हम पहली बार ही गए और वहाँ भी नेशनल के अंदर सिर्फ यानी दिसंबर में तो स्टेट हुआ था जब हमें, और मार्च के अंदर नेशनल, यानी 3 महीनों के उपरांत ही हमने वो 2 मेडल जीते थे, ब्रॉन्ज मेडल जीते थे शॉर्ट पुट और डिस्कस के अंदर इन्होंने। हाँ, गजब कमाल की चीज़। और फिर ये 2018 की बात कर रहे हो ना? हाँ सर, ये 2018 की। और तब से वो जर्नी, अभी भी आप अभी शायद मेरे ख्याल से कल ही वापस आए हैं ना? हाँ सर, हम कल ही वापस आए हैं। और अब तक हम दोनों ने 2 दर्जन से ऊपर है वो मेडल जीते हैं। 25 मेडल हो गए कल वालों के समेत हमारे दोनों। गोल्ड कितने हैं 25 में से? गोल्ड इसके अंदर 17 गोल्ड है और सिल्वर ब्रॉन्ज दोनों है। क्या बात। अच्छा, एक टाइम आता है ना जब इतने मेडल जीत ले हैं, अब शायद आप इंटरनेशनल लेवल की भी तैयारी कर रहे हैं और कर रहे हैं, फिर ये बीच में कॉमेडी और ये सब आना कैसे शुरू हुआ? मतलब ये आदमी को खुश रहने के लिए बहुत चीज़ें ढूंढनी होती, लेकिन इस तरीके से मतलब एज ए स्पोर्ट्समैन आप वीडियोस भी करते हैं, यूट्यूबर भी हैं, ये यानी वही बात होगी सर कि मैं पहचान हो गई कि हाँ ठीक है मैं यूनिक हूँ और लोग भी मुझे मेरे वीडियो जब देखना पसंद करते हैं। और इसका श्रेय जैसे कि मेरे गांव में काशी गेदर है जिनका कुचमादी काशी नाम से चैनल आता है। अच्छा। यूट्यूब पर, उन्होंने मुझे बोला कि आप मेरे साथ में वीडियो में काम करोगे, तो मैंने बोला मैंने कभी वीडियो नहीं बनाए हैं। तो बोले कि नहीं बना के देखेंगे, बनाएंगे। तो उनके साथ में वीडियो शुरू में बनाया। हालांकि मैं उस टाइम मुझे कैमरा भी फेस नहीं करना आता था, डायलॉग डिलीवरी भी पता नहीं थी कि कैसे क्या करना है। तो उन्होंने हर चीज़ बारीकी से मुझे इसके अंदर भी हर चीज़ है वो सिखाई है। अच्छा। और आज जो अच्छे मेरे वीडियो जाते हैं सारा का सारा श्रेय उन्हीं की वजह से है। 1-2 डायलॉग सुनाओ ना। अब वो डायलॉग तो सर थोड़े उस जब कैमरा फेस करते स्टोरी का अकॉर्डिंग ही थोड़े ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जचते हैं। लेकिन उसके बाद में मुझे अच्छे प्लेटफॉर्म मिले। मैंने बीकानेर के अंदर भी काम किया, यानी अच्छे बड़े प्लेटफॉर्म किया। ख्याली जी सारण के साथ में मेरे वीडियोज है, जिनके साथ मेरा सपना था जो मैं 2010 के अंदर की थी, तो मैंने एक बार ख्याली जी से मिला था। अच्छा, यहाँ आपके उस टाइम भी बड़े नाम होंगे ना ख्याली जी? बिल्कुल, उस टाइम ख्याली जी यानी हमारे एरिया के अंदर एक बहुत बड़ा नाम था और लाफ्टर चैलेंज में और वो विनर थे और फिल्मों में भी आए थे। तो मेरे कई दोस्त थे, तो बोले कि यार आपकी हाइट छोटी है और आप है ना बॉलीवुड में भी ट्राई करो जी। तो मैंने कहा ऐसा कौन है? कि अपने एरिया के ख्याली जी सारण है। हाँ। और वो आजकल बॉलीवुड मुंबई में है। तो मैं उनके पास गया, उनसे मिला ख्याली जी ने। तो उन्होंने उस समय मुझे मुंबई की स्थिति बताई थी कि ये वहाँ तो बहुत स्ट्रगल है, मैं आपको एक और काम बताता हूँ। हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से प्रयास किया था। मुझे मंगल तारा जादूगर है, वो यही है, दीपक मुलजाल है, मेरा अच्छा मित्र भी है उस समय, तो उनसे मिलवाया था हमने। हाँ, तो मंगल तारा के साथ में मुझे वो उनके मित्र थे दीपक जी के। अच्छा। तो उनके पास भेजा कि ऐसे करके के, हालांकि उस टाइम उन्होंने मुझे एक जोकर का हिस्सा माना था, स्पष्ट बोल रहा हूँ। उन्होंने, मैं तो उनके पास में कोई और उम्मीद लेके गया था कि मुझे अभिनय के लिए जाना है। अच्छा। लेकिन उन्होंने मुझे मंगल तारा के, यानी वो वहाँ बोलने लोगों को एक हंसी मजाक का पात्र या बीच में आते हैं जोकर नुमा, उसके अनुसार मुझे वहाँ भेजा। तो वहाँ मैं अमृतसर के अंदर 1 महीने का शो था, वहाँ मुझे भेजा गया। तो लेकिन जो मैं चीज़ चाह रहा था वो वहाँ नहीं थी। मन नहीं मानता ना कि हम वो चीज़ वहाँ नहीं थी। मैं 1 ही महीना वहाँ काम किया,
और उसके बाद मैं नहीं गया, क्योंकि जो चीज़ मैं चाह रहा था या जो चीज़ मैं सोच रहा था वो वहाँ नहीं थी, तो उसके लिए वो प्लेटफॉर्म मैंने काम नहीं किया। लेकिन मेरा एक तो विज़न था, मेरा सपना था कि ख्याली जी के साथ काम करेंगे, वो मुझे अब उनके साथ में हम वीडियो भी आते हैं ख्याली जी। अब तो आप लगभग मुझे लग रहा है जो रीजनल कॉमेडियंस है सबके साथ आपने काम किया है। सबसे लगभग आते हैं, और आजकल तो हर जगह से लगभग सारे आर बार के अपने राजस्थान के जितने भी कॉमेडियन हैं, जिनके बड़े बड़े चैनल है, वो बोलते भी है कि आओ हमारे साथ वीडियो बनाओ। बिल्कुल, मैं मुकेश जी का भी इंटरव्यू हमने किया है, उनके साथ भी बातचीत किया, उनके साथ भी आपने अच्छे वीडियोस करे हैं। उनके साथ वीडियो किए थे। कोई एक ऐसा डायलॉग सुनाओ ना मेरे को जो आपको लगता हो कि यार ये मेरे को बोल के मजा आया था, भले मारवाड़ी में हो, हमारी ऑडियंस है बिल्कुल समझ जाए। देखो वैसे तो सारे डायलॉग है वो अच्छे थे, लेकिन मेरे जैसे हमने एक राजस्थानी शोले बनाई थी, जिसके अंदर सारे के सारे पात्र यानी राजस्थानी शोले। हाँ, अरे वाह। तो राम गोपाल वर्मा के बाद आपने हिम्मत कर ली वापस शोले बनाने की। और बढ़िया, तो एक तरीके से बनाई थी, तो उसके अंदर मैं दीवार पे बिठाया, मेरे को काशी जी ने बोला कि मेरे को गब्बर बनाया था कि गब्बर यहाँ बैठेगा, और वो सांबा और वो सब बनाए थे। तो वो जैसे ही हालांकि बसंती का पात्र था, वो एक निशा को तो नहीं दिया वो, यानी ये वीडियो इतना फेस नहीं करते हैं। अच्छा। तो वो बसंती जब भाग के आई तो वो मेरे समझ से बाहर हो गया कि मैं दीवार से कैसे उतरूं। अरे बहुत बढ़िया यार, बहुत तो बढ़िया। वो सांबा और मैं उनको बोला यार जल्दी आओ, मेरे को नीचे उतारो। तो ये यानी ऐसे से हम वीडियो बनाते हैं, पब्लिक तो बाद में हंसती है, हम बनाते हैं तब हमें बहुत ज़्यादा इस बारे में हंसी आती है। तो यानी हर ऐसे मोमेंट, हर डायलॉग में एक कॉमेडी है, तो अच्छा लगता है। ठाकुर को गब्बर कैसे बोल आपकी वीडियो में कैसे बोला होगा? ठाकुर को गब्बर ने अगर बोला होगा तो ठाकुर को गब्बर, वही बात है, हमने उसमें अलग अलग बनाए इतने ठाकुर वाला। और जैसे अब वो थप्पड़ मारना है, तो वो जब अब लंबे को थप्पड़ कैसे मारेंगे, तो पहले काला और कालिया और सांबे को बोला भी आ मेरे को उठा, तो बोले नॉर्मल ऐसे उठा लिया। अब ठाकुर को बोला इधर पास में, उसके थप्पड़ मारा खींच के। तो यानी नॉर्मल पात्र है, अपने राजस्थानी में ऐसे बनाए थे। राजस्थानी में सुनाओ ना कैसे बोले? राजस्थानी में वैसे वही नॉर्मल थे सर। अब इतना एक डायलॉग तो बनता है, ऑडियंस डिजर्व करती है। नहीं, ऑडियंस तो करती है। जैसे हमने अभी एक पीछे एक वीडियो बनाया था, नॉर्मल होता है कोई लड़का, दो लड़के हो रहे हैं, हम जैसे हम बात कर रहे हैं, तो वो भी कन जावे क्या भाई जी के मेरे खातर बोले कि भाई जी इनको रिश्तो करवाना है। तो वो साम लो जी थे हो, तो थे आगू आ बात की कि भाई जी क्यों की छोरी को नाश करो। हाँ बिल्कुल, क्यों की छोरी को नाश करो, इंग धोड़ो रंग करा के भी, वो जो धोला रंग मतलब वो जो अपना कह सका जी को किलोमीटर वाला नहीं होता है, उतना ही लगता हूँ मैं। अच्छा। क्या धोड़ो रंग करा के काला अक्षराम लिखा दियो कि गंगानगर 35 किलोमीटर। मतलब क्यों कि छोरी को नाश करो, इन्हों को वो लगा दियो भी किलोमीटर के काम आ। तो यानी कहने का मतलब है अब मैं हर चीज में मेरे अपने आप को मैं कॉमेडी में डाल लेता हूँ, और इतना कंफर्टेबल हो गए, कंफर्टेबल होता हूँ। लोग मेरे पे हंसते हैं, आज भी मेरे पे हंसते हैं लोग। तो मैं इस चीज को पूरा नहीं मानता हूँ कि लोग मेरे पे क्यों हंस रहे। मैं यही मानता हूँ कि मैं किसी को हंसा रहा हूँ, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला रहा हूँ, रुला तो नहीं रहा हूँ ना किसी। यही मेरा हथियार है, मैं इसी सोच के साथ आगे बढ़ता हूँ। कभी किसी का बुरा नहीं मानता हूँ, कौन हंसे कौन क्या बोले, कोई बोना बोलता है कोई ठिकना बोलता है, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अगर वो नहीं बोलेंगे तो मुझे मेरा काम करना है, बोलेंगे तो मुझे मेरा काम करना है। बिल्कुल। तो अगर मैं वो बोलेंगे और उनका सामना करूंगा तो मैं और ज़्यादा डिस्टर्ब होऊंगा। बिल्कुल, मैं मेरे रास्ते पे नहीं बढ़ पाऊंगा। अच्छा, इन सब बातों के अलावा एक मेरे को और बात पता चली, मतलब मैडम आप मुझे बता रहे थे पढ़ाई वगैरह और कंटिन्यू करी, तो अब इनके बाद शादी के बाद वापस चीज़ें शुरू हुई है ना? हाँ सर। तो इनको भी आपने बराबर से मोटिवेट किया? हाँ सर, शादी के बाद के अंदर इनको मैंने खेल के बारे में भी, यानी खेलना तो शादी के बाद ही शुरू किया था। तो ऑटोमेटिक दोनों गए थे, और पढ़ाई भी है वो शादी के बाद में शुरू करवा दी थी। हालांकि इन्होंने जो मैंने स्थिति फेस करके मैं तो उसमें आगे बढ़ गया, ये नहीं बढ़ पाए। शुरुआत के अंदर स्कूल में इन्होंने 6 पढ़े हुए हैं ये, तो स्कूल जाते थे, बच्चे चिढ़ाते थे, गली मोहल्ले वाले हंसते थे, बाहर नई जगह जाए तो हंसते। तो इन्होंने इस चीज़ को फेस नहीं कर पाए और निराश हो गए, तो वो पढ़ाई भी छोड़ दी और घर से भी बाहर नहीं निकलते थे। तो यानी अपने बोनापन को इन्होंने अपने आप पे एक बोझ मान लिया कि नहीं, मेरे लिए ये चीज़ें नहीं है। लेकिन शादी के बाद में धीरे धीरे मैं इन चीज़ों से बाहर लेके आया इन्हें। पब्लिक में जाते थे तो इसको बोलता है शर्माना क्या है, अगर शर्माएंगे तो अब जो आप काम कर रहे हैं वो हम नहीं कर पाएंगे जी। लोगों को क्या दांती के तो क्या है, राजस्थानी को होता है दांती तो एक पास दांता हुआ है, लोगों के दोनों पास है, काम करांगा तो भी हंसेगा, नहीं करांगा तो ही हंसेगा। तो करके तो इससे अच्छा है कि इनकी करा तो सही है। तो इस धीरे धीरे ऐसे करके इसको मैंने संतुष्ट किया
और गेम में आए। आज ये गेम में, हालांकि ये मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड है, गेम में मेरे से आगे है, और अभी बराबर इनकी पढ़ाई भी चल रही है। तो यानी इन्होंने अपना टैलेंट है वो शुरुआत में दबा दिया था, लेकिन वापस अब होने लग गया है ना। कमाल की केमिस्ट्री आप दोनों की, मतलब एक दूसरे के बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना कि हमसाए बन के और चीज़ें चल रही हैं। हाँ सर बिल्कुल। और यार आप लोग देखो, मैं तो मेरी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि जिस जगह रहते हैं जहाँ पर और चीज़ें हैं, मतलब ये जगहें किसी ज़माने में घूंघट प्रथाओं के लिए बहुत फेमस रही हैं, और उस जगहों पे आप जब नारी को इस तरीके से अपने साथ लेके चलें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। इट्स मतलब थैंक यू सो मच फॉर दिस कि आप ऐसी जगहों पे रह के इतने बड़ी बड़ी चीज़ें कर पा रहे हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें हो गई, अब कुछ परसेप्शन बदला है दुनिया का आपको लगता है? अब हाँ, अब तो बहुत ज़्यादा चेंजिंग है। शुरुआत में जिस तरीके से जो लोग यानी देख के या जो बातचीत भी करना पसंद नहीं करते थे, या साथ में उठना बैठना, या यानी ये मैं घमंड के साथ नहीं कह रहा हूँ, ये मैं एक हमारे दिव्यांगजनों के लिए बहुत अच्छी बात है कि लोग दिव्यांगों के प्रति वो ज़्यादा जागरूक हुए हैं। ये समझने एक दिव्यांगों के लिए अपना एक जिम्मेदारी समझते हैं कि हाँ, यह समाज के अंदर इनको भी हमें आगे बढ़ाना है। तो दिव्यांगजनों के प्रति लोगों की सोच है वो बदली है। लोग ये भी समझने लगे हैं कि ये कुछ भी कर सकते हैं, असंभव ऐसी कोई चीज़ें नहीं है जो इनके लिए नहीं है, बस इन्हें थोड़ा सा हौसले की ज़रूरत है। तो लोगों की भावनाएं चेंज हुई है, और उसी के अंदर हम भी है। हमें भी लोग जगह जगह बुलाते हैं, मान सम्मान करते हैं, और अच्छा लगता है। और पहले वाली जो स्थिति है वो एकदम उल्ट है, अब बहुत ही शानदार अच्छा लगता है हमें। बिल्कुल। और अब तो अमीन आप सरकारी उपक्रम का भी हिस्सा। हाँ, अभी हाँ, इसमें अभी 2 महीने पहले हमें जैसे नेशनल मेडल वालों को राजस्थान सरकार ने जो नौकरियां दी थी उसके अंदर इनकी ज्वाइनिंग हो गई है। तो ये भी हमारे लिए अच्छी बात है कि आने वाला समय वो अच्छा व्यतीत होगा। हमारे एक लड़का है 4 साल का, वो भी जेनेटिक है, यानी वो सेम हमारी हाइट का रहेगा। तो अभी तो स्कूल गया हुआ है, तो आने वाला जो टाइम है हमारे लिए अच्छा है। हालांकि अभी हम संघर्ष के दौर में हैं। संघर्ष का दौर ऐसे बोल सकते हैं कि जो जिस लाइन में हम हैं, जहाँ हम खेल रहे हैं, वहाँ हम नेशनल स्तर तक तो जा रहे हैं, खेल रहे हैं हम। हमारी जो परफॉर्मेंस है वो इंटरनेशनल स्तर की है। अभी जैसे अभी ये खेल के आए हैं, इन्होंने एशियन क्वालिफाई किया है, और एशिया के अंदर 3री रैंक इन्होंने हासिल की है। लेकिन सर हमारे में एक रूल है कि जब बाहर खेलने जाते हैं ना, तो शुरुआत के अंदर क्लासिफिकेशन करने के लिए आपको विदेशी टूर की एक जाना पड़ेगा, यानी विदेश जाना होगा। तो उसका एक खिलाड़ी का नॉर्मल खर्चा है वो 2-2.5 लाख रुपये, 2.5-3 लाख रुपये खर्चा आता है। तो उसमें कई बार तो ऐसा होता है कि सरकार अपने स्तर पे भेज देती है या एसोसिएशन भेज देती है। तो ज़्यादातर खिलाड़ियों को क्या है, अपने स्तर पे जाना होता है खुद का खर्चा लगा के। तो उसके अंदर हमें अभी है वो असमर्थ है। तो ये मन में अगर हमारे पहले भी मलाल था, जब हमने शुरू में पहले खेलने शुरू किया था, अभी जो ये ओलंपिक हुए थे उसमें भी हम ट्रायल नहीं कर पाए। अगर उसमें ट्रायल करते तो निशा जरूर खेलने जाती ओलंपिक के अंदर, टोक्यो वाले में। लेकिन इसने ट्रायल नहीं दे पाई। ट्रायल न देने की वजह ये थी कि इसकी क्लासिफिकेशन ही नहीं हुआ था। और क्लासिफिकेशन बाहर विदेश से होता है, तो उसमें हम नहीं जा पाए, उसका ट्रायल नहीं दे पाए। और अभी ये एशियन 2023 के अंदर चीन में होगा, तो उसका भी क्लासिफिकेशन जनवरी-फरवरी से पहले अगर हमारा हो जाएगा तो उसके ट्रायल में हम ट्रायल करेंगे और खेलने जाएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हमारे लिए बहुत बड़ी है वो एक तरीके की निराशा है। देखते हैं क्या होता है। हम हमारी मेहनत कर रहे हैं, और मौके की हमारी आर्थिक स्थिति ऐसी है कि हम इतने खुद है वो अपने वहन करके जा नहीं सकते हैं। आपने इतना स्ट्रगल जीवन में कर लिया है, तो ये तो मुझे लगता है कि जब हमारे समाज में ऐसी प्रतिभाएं होती है तो या तो सरकार का दायित्व बनता है, या फिर समाज में हमारे आसपास वाले लोगों का दायित्व बनता है कि हमें ऐसी मुहिमों को सपोर्ट करें। और मैं तो ऑनेस्टली, मैं जब ऐसे लोगों से मिलता हूँ हमेशा, तो मैं सरकार से ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि जो आसपास के आपके लोग हैं, जो सफल कहानी को देख रहे हैं, जो और भी लोग हों, उन्हें ज़रूर अपने जो स्टार्स हैं, मतलब हम बाहर विदेशों में जिन खिलाड़ियों को देखते हैं वो उनको इसलिए देख पा रहे हैं क्योंकि उनके पीछे भी कोई ना कोई खड़े हैं। उन्हें वो बनाने वाले वहाँ पर खड़े हैं। तो आप लोगों से भी वही उम्मीद की जाती है कि आप लोग भी वो बने, और ये जो भविष्य की जिन ऊंचाइयों को ये लोग देख रहे हैं उन ऊंचाइयों तक पहुँचाने में इनके सहयोगी बने। क्योंकि ये जब खेल रहे होंगे ना, तो आपको बैठ के भी ये लगेगा कि जैसे हम ही खेल रहे हैं, जैसे हमारा भविष्य खेल रहा है। अच्छा, एक मैं बहुत इमोशनल चीज़ आपसे पूछना चाहता हूँ। आप
अपनी ज़िंदगी का स्ट्रगल बहुत है, लेकिन जब बेटा हुआ होगा, बेटे को जब आपको पता लगा होगा कि ये भी जेनेटिक्स है, तो उस टाइम पर मतलब दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी? कुछ नहीं चली, मुझे तो उसके जन्म से पहले ही पता था हमारी हाइट का होगा, क्योंकि डॉक्टर ने पहले ही बता दिया जेनेटिक होता है। 99% बोना दंपति है, उनके बच्चे उसी के हाइट के रहते हैं। तो मुझे तो उस चीज़ का पहले ही पता था। अच्छा, तो आप और मैं ये चीज़ प्रिपेयर्ड थे आप? और मैं ये चीज़ सोचकर खुश था कि जो चीज़ हमें 22-23 साल की उम्र में जाके पता चली कि दिव्यांगों के गेम होते हैं, तो मुझे तो बचपन से ही पता है कि इसके गेम होंगे, तो मैं उस तरीके से उसको तैयार करूंगा। मेरा खिलाड़ी बचपन से ही खड़ा होगा यार, ये होती है ना मोटिवेशन। आप ये देखो। हाँ, तो मुझे तो शुरू से ही पता था, यानी उसने जन्म नहीं लिया, उससे पहले ही पता था कि ये हमारी हाइट का ही होगा। कमाल के लोग आप, कमाल के लोग। मैडम आप मतलब जनरली भी घर में कम ही बोलती हैं क्या ऐसे? नहीं फुल बोलते हैं, लेकिन कैमरा फेस नहीं कर पा रहे। मुझे लगा नॉर्मल है, वैसे बोलते हैं। भागने में ज्यादा इंटरेस्ट है? नहीं, इनसे पूछो, ये भी बोलते हैं। बताइए ना आप अपने बारे में कुछ बताइए ना, बच्चे के बारे में। जो इन्होंने बताया वही मेरे तकलीफ है। बस हमारे ये दिक्कत हो रही है, आगे जाने के लिए प्रॉब्लम आ रही है, आगे खेलने के लिए बहुत मन में ये और जो मैं आगे खेलूं तो मेरे को सब गाँव का, देशों का नाम रोशन करने का मन करता है। क्या बात। मैं एक जोरदार तालियां बजाना चाहूँगा आपके लिए। और कभी कभी ना व्यक्ति के पास शब्द नहीं होते हैं। मेरे ख्याल से 20-25 साल का संघर्ष तो हो गया होगा अभी तक आपका। हाँ सर, मैं 27 के है ना, 27 साल का। तो 2-3 साल के बाद में जब चीज़ें हल्की हल्की क्लिक करनी शुरू होती है तो मैं उसको संघर्ष में ही काउंट करता हूँ। और मेरी कोशिश तो रहती है, मैं हर मेरे गेस्ट से बात कहता हूँ कि मुझे 4-5 घंटे मिले तो मैं ज़्यादा बात कर सकूँ, बट हमारा फॉर्मेट ऐसा है कि हमको 30-40 मिनट ही मिलते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि उसमें बहुत सारी बातें कर ली जाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप जैसे लोगों के पास में पहुंचा जाए। बट मेरे को मज़ा बहुत आया आज आपकी कहानी जान करके। और आगे आपके क्या प्लान्स हैं? मतलब अगर ये सब चीज़ें हो जाती है तो हम आपको ओलंपिक्स में खेलते हुए जल्दी देखने वाले हैं। हाँ सर, हमारा खुद का यही प्लान है कि हम देश के लिए खेलें और अच्छी उपलब्धि हासिल करें। और मैंने तो मेरा टारगेट है सर वो अभी से फिक्स ही कर लिया कि मुझे भविष्य में क्या करना है। मुझे जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ उसके बावजूद मैं गेम के बारे में और ये जानकारी नहीं थी, या दिव्यांगों के अन्य क्षेत्र में क्या वर्क होते हैं वो नहीं पता है। तो मेरा ये टारगेट है सर कि मैं जिस समाज से आता हूँ उसको नहीं मानता हूँ, मैं असली समाज अपने दिव्यांग भाई बहनों को मानता हूँ। मैं उस समाज से हूँ, तो मैं यही चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपने दिव्यांग भाई बहनों को जागरूक करूँ, उनको हर वो चीज़ बताऊँ कि ये हमारे लिए है, ये हमारे लिए है, सरकार हमारे लिए क्या कर सकती है, हमें निराश नहीं होना चाहिए। तो सर इसके ऊपर मैं वर्क कर रहा हूँ। और मैं महीने में ज़्यादा तो नहीं सर, अभी भी अपने गेम्स के अंदर है ये इनके होती है, उसके बावजूद भी मैं 12-13 लोगों को महीने में वो जागरूक करता हूँ। गाँव के लोगों को भी दिव्यांग प्रमाण पत्र भी बनवाता हूँ। तो मेरा बेस्ट मेन यही टारगेट है कि मैं दिव्यांगजनों पर ही काम करना चाहता हूँ। इस समाज को भी एकदम यानी पूरा उनको भी एक मुख्य धारा के अंदर उनको जोड़ना है, मेरा ये ध्येय है। क्योंकि बहुत सारे जब भी दिव्यांगता सर कोई सा ही ऐसा होता है 30-40% ही लोग होते हैं या घर वाले होते हैं जो दिव्यांग को घर परिवार का हिस्सा मानकर उसके अनुसार ही उसकी परिवर्तन करते हैं। ज़्यादातर लोग और ज़्यादातर ये ग्रामीण एरिया में देखने को मिलती है, जब दिव्यांग बच्चा हो जाता है तो उसके साथ में एक शब्द जोड़ दिया जाता है, बेचारा। हाँ, बेचारा ये तो कुछ कर ही नहीं सकता, उसको बेचारा शब्द लगा के उसको और ज़्यादा लाचार बना दिया जाता है, ये तो कुछ कर ही नहीं सकता है। अब जब तक हम बैठे हैं हम खाना खिला देंगे, बाद में ये भाई बहन खिला देंगे, यानी उनकी सोच ये है कि हमारे पे बोझ है। तो मेरी सोच ये है कि हाँ, इससे तो एकदम उल्टा ही है। हाँ, लेकिन मेरी सोच ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उन दिव्यांग भाई बहनों को जागरूक करूं ताकि उनको अपना खुद का प्लेटफॉर्म मिले और वो इतने जागरूक हो कि उनको वो बेचारा शब्द हट जाए उनके, और परिवार वालों को गर्व हो कि ये हमारा बेटा दिव्यांग नहीं है, सकलांग से भी आगे, ये हमारे लिए कुछ कर सकता है। तो सर मेरा यही ध्येय है। कमाल की बात है शिषपाल जी, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। थैंक यू सो मच मैडम, आप सफल कहानी के साथ जुड़े। और अंत में दर्शकों मैं सिर्फ आपसे आज ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में जब भी आपको लगे ना कि आप बेचारा महसूस कर रहे हैं, आपको निराशा हो रही है, या आपके मन में आ रहा है कि मैं कोई काम कैसे करूँगा या कैसे करूँगी, या आपको लगे कि आप चिंताओं से घिरे हुए हैं, तो यकीन मानना आप फेसबुक पे जाइए, आप गूगल पे जाना, आप शिषपाल लिम्बा लिखना और खूब सारी चीज़ें पढ़ना, तो आपको पता लगेगा कि ज़िंदगी में निराशाओं को ख़त्म करके जब ज़िंदगी शुरू होती है ना, तब शिषपाल जी जैसे और निशा मैडम जैसे लोग इस धरती पर जन्म लेते हैं। और बस उम्मीद ये करूँगा कि आपसे बहुत सारे लोग चीज़ें सीखते रहें, और हम जैसे लोगों ने तो आज बहुत कुछ सीखा है। आप देख रहे थे सफल कहानी का ये एपिसोड, मैं हूँ मन ग्रोवर
और अगले एपिसोड में एक नई स्टोरी के साथ मिलेंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद बहुत बहुत। और सर एक आपसे ना गले लगना बनता है मेरे को, मतलब इतना मजा आ गया। थैंक यू शिषपाल जी बहुत। ये फोटो ले लो यार, एक क्रू वाले हमारे, मजा आ जाएगा। आइए मैडम प्लीज।